दो या दो से अधिक सेट ऐसा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में सेम हो। लेकिन सेकेंड नंबर बी नंबर में है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा वन वन फंक्शन देगा या इंजेक्टिव या इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो सेम ही बात है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वन वन फंक्शन को भी डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए एक कोई फंक्शन है, फंक्शन a टू b, ठीक है। अब मान लीजिए एक डायग्राम हम a ले लिए, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ b ले लिए, इसमें है a b c d, ठीक है। तो दो सेट हम लिए a और b, और दोनों सेट में हमको अब ये दिखाना है कि ये जो अब ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो होगा। अब ये चेक करना है कि ये कौन सा वन वन फंक्शन है या नहीं। तो देखिए अब हम ये जो होगा आपका वन वन फंक्शन होगा, कब होगा, उसमें था कि सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम हो, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है। इसमें सबसे पहला बात है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी में। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कि अगर वन का इमेज अगर ए हो गया, अब किसी का भी इमेज ए नहीं होगा, ठीक है। फिर टू का इमेज बी हो गया तो बाकी का इमेज अब बी नहीं होगा। 3 का इमेज अगर सी हो गया तो बाकी का इमेज सी नहीं होगा। 4 का इमेज डी हो गया तो बाकी का इमेज डी नहीं होगा। बात आया समझ में कि जितना वन वन फंक्शन के लिए क्या शर्त है कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, यानी अलग अलग इमेज होना चाहिए सेट बी में। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन तो है, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 1a फिर 2b 3c और ये 4d। बताया समझ, ये तो था डायग्राम से समझा दिए कि एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, कि जितना भी सेट ए का एलिमेंट है सबका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो सेट ए में जितने भी अवयव हैं सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए सेट बी में, किसी का भी सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो वही फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, कोई ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल। और एक चीज और इसमें बताया था कि fx1 इसमें कैसे उस तरह से प्रूव करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो लेट मान लेंगे कि fx1 बराबर fx2। ये प्रॉब्लम में आप लोग को बताएंगे कि प्रॉब्लम में इस तरह से वन वन और मेनी वन दिखाया जाता है कि जो प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम मान लेंगे fx1 बराबर fx2 और दिस इंप्लाइज इसको दिखा देंगे कि x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा। x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वही फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई आप मान लेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि कोई भी fx बराबर आपको दिया गया है 2x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया गया है। अब हमको यही इसी में दिखाना है कि ये जो आपका फंक्शन है नेचुरल नंबर से है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से जब ये फंक्शन आपको दिया गया है तो इसके लिए हमको ये दिखाना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन वन वन है या नहीं। ये तो वैसे एग्जांपल ले लिए हैं और सारा बुक में जब प्रॉब्लम आएगा और वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो इसको दिखाना है वन वन, तो वन वन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट fx1 बराबर fx2, इसको मान लिए। तो अब देखिए fx1 fx2 का वैल्यू कैसे निकालें। यहाँ fx बराबर 2x, तो यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ x1 है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 2x1, यहाँ लिखेंगे 2x2, लिख दिए। अब अगर 2 से डिवाइड करते दोनों तरफ
तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम लोग क्या माने थे कि fx1 जो है fx2 के बराबर है और x1 भी x2 के बराबर आ गया। यही ना रूल था कि fx1 जो है fx2 के बराबर माना है और x1 को x2 के बराबर ले आना है। यहाँ लिख देंगे हेंस f इज 1 f इज 1 फंक्शन। बात आ गया समझ में? अगर हम लोग fx1 को fx2 बराबर लिख दिए और यहाँ अगर x1 x2 के बराबर ले आए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 1 फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन समझ गए, 1 फंक्शन समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए इसको हम डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल रूप में बताते हैं। डायरेक्ट मैथमेटिकल रूप में क्या है कि 1 फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन 1 तब कहलाएगा कि जितना भी सेट बी में एलिमेंट है सबका कम से कम एक प्री इमेज ए में होना चाहिए। कम से कम एक प्री इमेज ए में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए सी नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन और इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव। देखिए कैसे पहचाने, सीधा सीधी बात समझना है कि ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन तब होगा जब, जैसे कि मान लीजिए हम कोई सेट लिए f इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कोई भी फंक्शन हम लोग को जब दिया जाएगा और बोलेगा ऑन टू है कि नहीं ये दिखाइए, तो उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसमें उसका डोमेन निकाल देंगे। डोमेन तो पते हैं कि ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, ये होता है डोमेन ऑफ एफ और ये होता है कोडोमेन ऑफ एफ। तो अब देखिए ऑन टू के लिए डोमेन से रिलेटेड काम नहीं है, काम है हमको कोडोमेन से, ठीक है। तो सबसे पहले उस फंक्शन का हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। अब देखिए इस फंक्शन का कोडोमेन क्या आ गया, कोडोमेन ऑफ एफ आ गया बी हमको, ठीक है। अगर इस फंक्शन का जो प्रॉब्लम में दिया गया, ये फंक्शन है मान लीजिए, इस फंक्शन का अगर रेंज भी अगर बी के बराबर आ गया कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम आ गया, वही फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। बताया समझे कि जिस फंक्शन का यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। कोडोमेन हम लोग किसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं, और रेंज किसको बोलते हैं, एफ ए। यानी जो फंक्शन दिया गया है उसमें डोमेन का अगर फंक्शन से रिलेटेड वैल्यू निकाल देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ लिखेंगे कि एफ हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। बात आ गया समझ में कि मिनिमम कैसे पहचानते हैं, उससे रिलेटेड बता दें कि fx1 fx2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि 1 फंक्शन में fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, लेकिन x1 x2 के बराबर होना चाहिए। तीसरा चीज ऑन टू या सर्जेक्टिव, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो रेंज निकाल देंगे और वो कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन तो पता ही रहेगा, सिर्फ रेंज निकालना है। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और एक चीज और याद रखिएगा, ये लाइन जो है आपका, ये लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आएगी। ये लाइन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खास करके बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको दे देगा कि बताइए कोई भी फंक्शन ऑन टू होगा कब। ऑप्शन आपको दे देगा कि एफ ए बराबर बी, एफ ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। इस तरह से अगर देगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। कि एफ ए जो हो जाएगा, सीधा लिख लीजिए कि फंक्शन ऑफ ए यानी रेंज जो हो जाएगा वो कोडोमेन के बराबर अगर आ गया तो वही आपको कहलाएगा कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम में और क्लियर करके हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए एक लास्ट फंक्शन इंटो फंक्शन देखते हैं। इंटो फंक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, नंबर डी, इंटो फंक्शन। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें था कि रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। इसमें जो होना चाहिए
रेंज कोडोमेन के बराबर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रेंज अगर प्रॉपर सेट हो गया इसका कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट, कि रेंज अगर प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटो फंक्शन, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी कि रेंज जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। और कोडोमेन अगर कि कोई भी फंक्शन आपको पहचानने के लिए दिया गया है कि इंटो फंक्शन है कि नहीं है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि एफ ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। ऑब्जेक्टिव अक्सर ये भी पूछ देता है, याद रखिएगा कि ऑन्टो के लिए एफ ए इज इक्वल टू बी, लेकिन इंटो के लिए एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस चीज को आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इंटो फंक्शन के लिए जो हो जाएगा कि एफ ए जो हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग ऑन्टो फंक्शन को पहचान सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ऑन्टो फंक्शन का एग्जांपल, उसको लिख लीजिएगा। एग्जांपल दिखा दूंगा कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो है x - 2, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। तो a बराबर हम मान लेते हैं, मान लीजिए a बराबर हम मान लिए क्या क्या चीज, एक 2 मान लिए, ठीक है, एक 3 मान लिए, एक 5 मान लिए और एक 7 मान लिए। और b बराबर हम मान लेते हैं 0, 1, 3, 5 और 7, ये मान लिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल लिए हैं किसके लिए, तो इंटू के लिए। अब देखते हैं इंटू फंक्शन है कि नहीं है। तो इंटू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि कोडोमेन, तो ये आपका हो गया। अब रेंज जो होना चाहिए वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका क्या होना चाहिए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब देखिए कैसे दिखाएं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले रेंज निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए रेंज निकालेंगे, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो जो डोमेन है, जो डोमेन का सेट है, यानी ए का जो सेट है वो बारी बारी से इसमें रखेंगे, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, वही रेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F2, तो F2 यानी क्या हो गया 2 - 2 बराबर 0। फिर इसी तरह से अगर हम निकालेंगे 3, तो 3 - 2 ये कितना हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा 5 रख दें तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और इस तरह से 5, 7 रख दें तो 7 - 2 ये कितना हो जाएगा 5। तो आपका जो यहाँ पे रेंज हो गया, तो रेंज यहाँ से क्या हो गया, रेंज ऑफ ये f जो हो जाएगा आपका फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, तो 0, 1, 3, 5, ठीक है, ये रेंज निकाल ली। अब कोडोमेन देखते हैं, तो कोडोमेन ऑफ f जो आपका हो गया वो है, पहले से पता है कि सेट बी कोडोमेन होता है 0, 1, 3, 5, 7। हम क्या बताए थे कि रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। हमको दिख रहा है यहाँ 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5 तो है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 7 है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि रेंज जो है वो रेंज ऑफ f जो हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f प्रॉपर सबसेट मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट हो वह सब इसमें हो, लेकिन इसमें कोडोमेन में, प्रॉपर सबसेट का मतलब समझिए कि इसमें जितना एलिमेंट है वो सब कोडोमेन में होना चाहिए, लेकिन कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेंज में नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस f इज ऑन्टो, हेंस f इज ऑन्टो। इस तरह से हम लोग 4 चीज निकालना सीखे कि मेनी वन कैसे पहचानेंगे, 1 कैसे पहचानेंगे, ऑन्टो कैसे पहचानेंगे, इंटो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, एक और फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चारों में सबसे महत्वपूर्ण है 1 और ऑन्टो। वैसे सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1 और ऑन्टो फंक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब आगे भी पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन उसमें भी 1 और ऑन्टो का बहुत काम पड़ेगा। इसलिए 1 और ऑन्टो यानी fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2, ये है 1 का कंडीशन। और ऑन्टो का हो गया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो वही कहलाएगा ऑन्टो फंक्शन। अब आता है एक लास्ट आज के लिए,
वो है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं वो देखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग को बोल दिया कि बाइजेक्टिव पहचानिए, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वह सबसे पहले 1 1 हो, दूसरा ऑन्टो। जैसे कोई प्रॉब्लम में आपको बोल दिया कि कोई फंक्शन पहचानिए बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो 1 1 है और ऑन्टो है। जो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों हो जाएगा वो कहलाएगा बाइजेक्टिव। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मिल जाए कि पहचानिए कि वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कहाँ पे फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 1 निकाल लेंगे। 1 1 के लिए बताए हैं कि मान लीजिएगा पहले कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, दिस इंप्लाइज x1 जो हो जाएगा x2 के बराबर हो जाएगा, मान लेंगे पहले इस तरह से। ये हो जाएगा 1 1 के लिए। और ऑन्टो के लिए बता ही दिए हैं कि रेंज जो होना चाहिए, रेंज ऑफ f वो कोडोमेन ऑफ f के बराबर होना चाहिए। ठीक है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया तो वो हो जाएगा ऑन्टो। और 1 1 के लिए क्या बताएं कि मान लेंगे पहले कि fx1 बराबर fx2 है और x1 बराबर भी x2 है। अगर ऐसा हो गया तो उसी फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 12th का जो फंक्शन है उसमें पहला चैप्टर में यही है कि मेनी 1 1 1 ऑन्टो और इनटू। ठीक है, और बाइजेक्टिव। तो अब जो ये चैप्टर है जो अब चैप्टर बनना शुरू करेंगे, तो जितना हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप लोग चैप्टर बनाइएगा, जहां नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। प्रॉब्लम करने के बाद आता है कंपोजिट फंक्शन, यानी उसमें आप निकालने के लिए कहेगा फॉग या फोजी, इसी तरह से एचओजी, दो फंक्शन को रिलेट करके कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, पहले इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, फिर इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन में ही सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो है अगला जो हम वीडियो डालेंगे तो उसमें इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेंगे। जितना भी प्रॉब्लम है फंक्शन में, जैसे रिलेशन जिस तरह से प्रॉब्लम किए उसी तरह से फंक्शन में भी हम लोग प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर बाय द वे हमसे कहीं लिखने उखने में या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग वहां सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि कहीं भी अगर मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है ना कहीं कहीं, तो उस मिस्टेक को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देख के और सही से लिख लीजिएगा आप लोग। तो वीडियो में मान लीजिएगा वीडियो बन गया तो फिर तो उसको कट कर नहीं सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ, तो इसीलिए कि जहां कहीं अगर मिस्टेक लगे कि हाँ मिस्टेक हो गया है हमसे, तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर जो है आपको कहीं समझने में परेशानी होगा तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो बना